और सवाल के लिए धन्यवाद। कुछ निर्वाचित डेमोक्रेट्स को डोगे के बारे में बहुत सम्मानित किया जाता है। कांग्रेसवुमन लामोनिका मैकेवर का कहना है कि हम युद्ध में हैं। इल्हन उमर का कहना है कि हम वास्तव में किसी को मारते हुए देख सकते हैं। और क्रिस वान होलेन का कहना है कि हमें कांग्रेस में इससे लड़ना होगा। We have to fight this in the streets. तो अब क्या? और क्या मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ, अगर आपने उस प्रकार के हिंसक लुधने की बयानबाजी को सुना जो कैपिटल हिल पर रिपब्लिकन नेताओं से आयल के किनारे से लफ्फू मिला, मुझे लगता है कि आज इस कमरे में बहुत अधिक आक्रोश होगा। It's unacceptable, the comments that have been made by these Democrat leaders. And frankly, they don't even know what they're talking about, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिकी लोगों से इस सरकार को और अधिक कुशल बनाने के लिए एक जनादेश के साथ चुना गया था। He campaigned across this country with Elon Musk, vowing that Elon was going to head up the Department of Government Efficiency, और उनमें से दो उनके आसपास एक महान टीम के साथ इस संघीय सरकार की प्राप्तियों को देखने जा रहे थे और यह सुनिश्चित करते थे कि यह अमेरिकी करदाताओं के लिए जवाबदेह है। ये सब यहाँ हो रहा है और डेमोक्रेट अधिकारियों के लिए हिंसा को उकसाने और अमेरिकियों को सड़कों पर ले जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अविश्वसनीय रूप से चिंताजनक है और उन्हें उस बयानबाजी के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। ये कुछ ऐसा लगता है कि वे सबसे अधिक चिंतित हैं डीओजे इंजीनियरों को ट्रेजरी सिस्टम तक पहुंच के साथ। क्या आप स्पष्ट कर सकते हो, क्या डीओजे इंजीनियरों ने इन प्रणालियों में केवल पहुंच की पहुंच है, इसलिए उन्हें नया कोड लिखने की अनुमति नहीं है? वे नहीं हैं, नहीं। और फिर एक और बात, एनबीसी रिपोर्ट कर रहा है कि कुछ अवैध प्रवासियों को जिन्हें हमने देखा है और गिरफ्तार किए गए हैं उन्हें निर्वासित नहीं किया जा रहा है। वे टखने या कलाई की निगरानी उपकरणों के साथ जारी किए जा रहे हैं या उन्हें फोन पर जांच करनी होगी। तो क्या प्रशासन आपके लिए अधिक लोगों की तुलना में अधिक लोगों को गिरफ्तार कर रहा है? यदि आप अपने आप को कम चलते हैं और फूला हुआ महसूस करते हैं तो ये इंसोल आपको चाहिए। क्या आपने अकोसोली के बारे में सुना है? ये है, मैंने रिपोर्ट देखी है और मुझे खुशी है कि आप इसे लाया क्योंकि हम इसे संबोधित करना चाहते हैं। कुल 461 अवैध एलियंस हैं। यह आज सुबह है जब मुझे डीएचएस से यही जानकारी मिली जो हिरासत से जारी की गई है। राष्ट्रपति ट्रंप के उद्घाटन के बाद से 8000 से अधिक गिरफ्तार किए गए हैं। ये 6% से कम है और उनकी रिहाई के कारण है। कुछ कारकों में भविष्य में हटाने की महत्वपूर्ण संभावना की कमी शामिल है। हिरासत की उपलब्धता की कमी, जो कि इस राष्ट्रपति और इस प्रशासन के बारे में अविश्वसनीय रूप से मुखर है। हम अवैध प्रवासियों को निर्वासित करने और हिरासत में लेने के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमें अपनी सुविधाओं में हिरासत क्षमता बढ़ाने के लिए सीमा गश्ती और बर्फ के लिए फंडिंग बढ़ाने के लिए कांग्रेस की मदद की आवश्यकता है। और फिर अन्य गंभीर चिकित्सा स्थितियां भी इन व्यक्तियों की रिहाई के कुछ कारण रही हैं, लेकिन उनमें से किसी के पास अंतिम निर्वासन आदेश नहीं है। उनमें से कई शायद अपने आव्रजन स्थिति का मुकाबला कर रहे हैं। मैं आपको अधिक जानकारी के लिए डीएचएस का उल्लेख करूंगा, लेकिन मुझे वो जानकारी मिली क्योंकि मुझे पता था कि यह एक सवाल होगा। तो धन्यवाद। जरूर। हाँ, राष्ट्रपति और आप आज फिर से स्पष्ट कर चुके हैं। तबाही को देखते हुए आपको लगता है कि फिलिस्तीनियों के पास गाजा छोड़ने और कहीं और जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, लेकिन फिलिस्तीनियों का कहना है कि यह उनका घर है, वे नहीं जाना चाहते हैं। राष्ट्रपति ने कल रात कहा कि वो आवश्यक होने पर सेना का उपयोग करने के लिए तैयार हैं। क्या यूएस फोर्स द्वारा फिलिस्तीनियों को गाजा से हटाने के लिए तैयार है? राष्ट्रपति फिलिस्तीनियों और क्षेत्र के सभी लोगों के लिए गाजा के पुनर्निर्माण के लिए तैयार हैं, जो शांति प्रेमी ऐसे लोग हैं जो इस क्षेत्र में वास्तविक आर्थिक विकास और अवसर चाहते हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसे ईरानी समर्थित आतंकवादियों हमास द्वारा नियंत्रित किया गया है, जिन्होंने न केवल इजराइलियों बल्कि फिलिस्तीनियों को भी क्रूरता की है। ये हमास के कारण है कि आप उस स्क्रीन पर उन छवियों को देखते हैं कि गाजा एक विध्वंस स्थल बन गया है, क्योंकि हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर उस क्रूर हमले को लॉन्च किया था। और इसलिए मैं जोर दूंगा, राष्ट्रपति ट्रंप ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यह एक ऐसी जगह हो सकती है जहां सभी लोग शांति से रह सकते हैं। वो एक शांतिदूत इन चीफ हैं। उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में बहुत स्पष्ट किया। और जैसा कि यह कैसे पूरा किया जाएगा, राष्ट्रपति और उनकी टीम अगले चरणों पर विचार करने के लिए इस क्षेत्र में हमारे सहयोगियों के साथ बात कर रहे हैं। लेकिन क्या अमेरिकी लोगों को अमेरिकी सेना को हमास के खिलाफ जमीनी युद्ध से लड़ते हुए जमीन पर देखने के लिए तैयार रहना चाहिए? फिर राष्ट्रपति ने इस क्षेत्र में अमेरिकी सैनिकों के लिए प्रतिबद्ध नहीं किया है, लेकिन यह एक विकल्प है। मैंने कहा है कि राष्ट्रपति ने अभी तक इसके लिए प्रतिबद्ध नहीं किया है। गैरेट, आज आपको यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। गाजा पर राष्ट्रपति ने मूल रूप से अपने पूरे सार्वजनिक करियर को विदेशी उलझनों, राष्ट्र निर्माण की आलोचना करते हुए, अमेरिकी सैनिकों को विदेशों में लड़ने के लिए, विशेष रूप से मध्य पूर्व में आलोचना करते हुए खर्च किया है। ये योजना ऐसा लगता है कि यह अंततः उन सभी चीजों को शामिल कर सकता है।
क्या आप इस उलट को समझा सकते हैं और अमेरिका पहली विदेश नीति के साथ गाजा वर्गों का निर्माण और मालिक कैसे हैं? मैं आपके प्रश्न के आधार को अस्वीकार कर दूंगा कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका को विदेशों में संघर्षों में उलझने के लिए मजबूर करता है। राष्ट्रपति ने गाजा में जमीन पर जूते लगाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका गाजा के पुनर्निर्माण के लिए भुगतान नहीं करने जा रहा है। उनका प्रशासन इस क्षेत्र के पुनर्निर्माण के लिए क्षेत्र में हमारे सहयोगियों के साथ काम करने जा रहा है। मुझे बस यहाँ एक कदम वापस लेने दें, क्योंकि यह एक आउट ऑफ द बॉक्स विचार है। राष्ट्रपति ट्रंप कौन है? इसलिए अमेरिकी लोगों ने उसे चुना और उनका लक्ष्य इस क्षेत्र के सभी लोगों के लिए मध्य पूर्व में शांति स्थायी है। और जैसा कि मैंने अपनी शुरुआती टिप्पणियों में कहा, हमने वही लोगों को दशकों तक इस समस्या के समान समाधानों को आगे बढ़ाया है। और यह राष्ट्रपति के लिए बहुत स्पष्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका को सभी लोगों के लिए क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए इस पुनर्निर्माण के प्रयास में शामिल होने की आवश्यकता है। इसका मतलब गाजा में जमीन पर जूते नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि अमेरिकी करदाता इस प्रयास को वित्तपोषित करेंगे। इसका मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप, जो ग्रह पर सबसे अच्छा सौदागर हैं, इस क्षेत्र में हमारे सहयोगियों के साथ एक सौदा करने जा रहे हैं। उन्होंने कल रात गाजा में अमेरिकी सैनिकों से इनकार नहीं किया। क्या आप अब ऐसा कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि राष्ट्रपति ने अभी तक इसके लिए प्रतिबद्ध नहीं किया है। उसने वह प्रतिबद्धता नहीं बनाई है और आप जानते हैं कि और विदेशी भागीदारों जॉर्डन, मिस्रियों, सऊदी ने पहले ही इस योजना को रोक दिया है। क्या विदेशी भागीदार, यदि कोई हो, तो इसका हिस्सा बनने में कोई रुचि व्यक्त की है? खैर, राष्ट्रपति ने कहा है कि वो काफी समय से इस विचार को सामाजिक कर रहे हैं। वो इस बारे में सोच रहा है। उन्होंने कल रात अपनी टिप्पणी में कहा, यह कोई निर्णय या घोषणा नहीं थी कि वो हल्के में लेता है। और राष्ट्रपति अल सिसी से पहले ही बात कर चुके हैं। वास्तव में यह उनका पहला विदेशी नेता कॉल था। वो अगले सप्ताह जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला के साथ मिल रहा है। उन्होंने बहरीन के राजा के साथ बात की। उन्होंने सऊदी अरब के मुकुट राजकुमार के साथ बात की और उसने ये स्पष्ट कर दिया है, वो बहुत मुखर रहा है कि वो फिलिस्तीनी शरणार्थियों को अस्थायी रूप से स्वीकार करने के लिए इस क्षेत्र में हमारे सहयोगियों, विशेष रूप से मिस्र और जॉर्डन की उम्मीद करता है ताकि हम उनके घर का पुनर्निर्माण कर सकें। मैं आपको गाजा की कुछ छवियां दिखाना चाहूंगा जो ली गई थीं। फॉक्स न्यूज ने इसे प्रसारित किया। यही है जैसा कि उन्होंने इसे रखा, गाजा में एक सर्वनाश दृश्य। यह मनुष्यों के लिए एक निर्जन स्थान है। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि परिवार अपने सपने को एक ऐसे क्षेत्र में जी सकते हैं जो इस तरह दिखता है, जिसमें कोई बहता पानी नहीं है, कोई बिजली नहीं है? और राष्ट्रपति के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने हाल ही में गाजा की यात्रा की, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और वो उन छवियों के साथ वापस आ गए जो उन्होंने यहाँ सख्त स्थिति के अध्यक्ष को दिखाया। और राष्ट्रपति ने यह निर्णय क्षेत्र के सभी लोगों के लिए एक मानवीय हृदय के साथ किया। दर्शा कैरोलीन, आपने कहा कि राष्ट्रपति इस विचार पर कुछ समय के लिए पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं। क्या गाजा के लिए राष्ट्रपति के प्रस्ताव पर आधारित एक लिखित योजना है? और यदि हाँ, तो इसका मसौदा कब तैयार किया गया था और उसमें किसका हाथ था? ये योजना कल रात राष्ट्रपति की टिप्पणी में लिखी गई थी, क्योंकि उन्होंने इसे दुनिया और अमेरिकी लोगों को बताया था और उनकी टीम इस प्रयास में लगी रह रही है। मैंने आज सुबह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को देखा। उसके पास कॉल का बहुत व्यस्त दिन है और वे फिर से हमारे सहयोगियों के साथ जुड़ना जारी रखेंगे, जिसमें स्टीव विटकॉफ भी शामिल हैं। मैरी, दिन की खबर पर आपके लिए 2 सवाल। तो आज का कार्यकारी आदेश लॉस एंजल्स में 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक को कैसे प्रभावित करने वाला है? उदाहरण के लिए, क्या एक आदमी जो सोचता है कि वो एक ट्रांसजेंडर महिला है, उसे अमेरिकी मिट्टी पर एक महिला के रूप में प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी जाएगी? ये बहुत अच्छा सवाल है और राष्ट्रपति ने वास्तव में इसका उल्लेख किया है कि वो ओलंपिक समिति और NCAA से उम्मीद करते हैं कि अब पुरुषों को महिलाओं के खेल में प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति नहीं है। और मुझे लगता है कि राष्ट्रपति अपनी कलम पर हस्ताक्षर करने के साथ देश भर की महिलाओं और लड़कियों के लिए सही काम करने के लिए इन संगठनों पर एक बहुत ही सार्वजनिक दबाव अभियान शुरू करते हैं। फिर यह एक अविश्वसनीय रूप से लोकप्रिय स्थिति है। कई उल्लेखनीय महिला एथलीट हुए हैं जिन्होंने इस देश में कुछ बहुत शक्तिशाली संस्थानों के खिलाफ बोलने की हिम्मत की है। वे एक आवाज और एक कहने के लायक हैं। राष्ट्रपति आज दोपहर व्हाइट हाउस में अपनी आवाज को उच्चतम स्तर पर ला रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि इन संगठनों को इस संघीय कार्यकारी आदेश का पालन करने की उम्मीद है कि वो आज हस्ताक्षर करेंगे। धन्यवाद। और एक और, इस कार्यकारी आदेश के मीडिया कवरेज और सामान्य रूप से विषय पर व्हाइट हाउस का फ्रेमिंग का दृष्टिकोण क्या है जो पुरुषों को ट्रांसजेंडर महिलाओं या SBDELU और GLAAD जैसे संगठनों से आने वाले समान बयानबाजी कहता है? खैर, ये बहुत स्पष्ट है। इस प्रशासन की नीति यह है कि केवल 2 लिंग, पुरुष और महिला हैं। बहुत सरल। ब्रायन ग्लेन। हाँ,
यूसेड ने पिछले कुछ दिनों में इनमें से कुछ विचित्र चीजों के साथ बहुत ध्यान आकर्षित किया है जो हम कर रहे हैं, करदाता वित्त पोषण कर रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि एक युगल मीडिया आउटलेट हैं जिन्हें इस बातचीत में खींच लिया गया है, जहां तक यूएसएआईडी फंडिंग के रूप में भी। क्या राष्ट्रपति की उस पर कोई टिप्पणी है? इसलिए यहाँ ब्रीफिंग रूम में आने पर मुझे पॉलिटिको सहित यूएसएआईडी से मीडिया आउटलेट्स तक के फंडिंग के बारे में अवगत कराया गया, जो मुझे पता है कि इस कमरे में एक सीट है और मैं इस बात की पुष्टि कर सकता हूं कि अमेरिकी करदाताओं के डाइम पर पॉलिटिको को अनिवार्य रूप से सब्सिडी देने वाले $8 मिलियन से अधिक करदाता डॉलर अब नहीं हो रहे हैं। डोज टीम अब उन भुगतानों को रद्द करने पर काम कर रही है। फिर यह एक संपूर्ण सरकार का प्रयास है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम संघीय सरकार की पुस्तकों की बात करते समय लाइन से लाइन में जा रहे हैं और यह राष्ट्रपति और उनकी टीम बोर्ड भर में निर्णय ले रहे हैं। क्या ये रसीदें अमेरिकी लोगों के हितों की सेवा करती हैं? क्या यह अमेरिकी करदाताओं के पैसे का एक अच्छा उपयोग है? यदि ऐसा नहीं है तो वो धन अब विदेश में नहीं भेजा जाएगा और अमेरिकी करदाताओं को उस प्रयास के कारण महत्वपूर्ण बचत दिखाई देगी। धन्यवाद। मैं पिछली पंक्ति को कुछ प्यार देना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि दुर्भाग्य से उन्हें पिछले वर्षों में नहीं बुलाया गया है। तो रीगन, आप आगे क्यों नहीं जाते? धन्यवाद कैरोलीन। WHC ने घोषणा की कि कॉमेडियन एम्बर रफिन, जिन्होंने राष्ट्रपति को अपनी पैंट के साथ एक बच्चा कहा है, इस साल के पत्राचार रात्रिभोज के लिए मनोरंजन होगा। क्या व्हाइट हाउस में इस पसंद की प्रतिक्रिया है और क्या राष्ट्रपति इस साल रात के खाने में भाग लेंगे? निश्चित रूप से एक दिलचस्प विकल्प। मेरे डेस्क पर राष्ट्रपति का निमंत्रण है। मेरे पास अपने डेस्क पर भी अपने लिए निमंत्रण है। इसके बारे में राष्ट्रपति से बात नहीं की। जब वो अपना निर्णय लेता है तो मैं आप सभी को बता दूंगा। निश्चित रूप से कॉमेडियन का एक दिलचस्प विकल्प। मैं इसके बारे में बॉस से बात करूंगा और देखूंगा कि हम क्या तय करते हैं। जरूर आगे बढ़ो। आज हस्ताक्षर किए जाने वाले कार्यकारी आदेश पर आपने कहा कि यह लागू किया जाएगा। क्या आप स्कूलों और जनता के लिए जादू कर सकते हैं कि प्रशासन ने इसे स्थानीय स्तर पर भी इसे लागू करने की योजना कैसे बनाई है? और उसके शीर्ष पर मानवाधिकार समूह हैं जो कहते हैं कि यह बच्चों को भेदभाव के लिए उजागर कर सकता है। उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मुझे लगता है कि बच्चों को पहले से ही भेदभाव से अवगत कराया गया है, विशेष रूप से युवा महिलाओं और लड़कियों को जो जैविक पुरुषों के साथ लॉकर रूम में स्नान करने के लिए मजबूर किया गया है, जिन्हें जैविक पुरुषों के साथ खेल के मैदानों पर प्रतिस्पर्धा करने के